सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग रीजनिंग का क्लॉक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कल ब्रजेश जी का रिक्वेस्ट आया था कि नंबर सिस्टम को नेक्स्ट क्लास में किया जाए, लेकिन मैं सीक्वेंसिंग में नंबर सिस्टम को थोड़ा पीछे जानबूझकर रखा हूँ। उसका पर्पस यह है कि जब तक हम लोग नंबर सिस्टम को डिस्कस करें, सभी पार्टिसिपेंट्स नंबर्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं, कुछ प्रॉब्लम्स कर लें, कुछ टॉपिक्स कर लें, स्पेशली मैथमेटिक्स के, क्योंकि नंबर सिस्टम हम लोग थोड़ा डिफरेंटली करेंगे। अभी जैसे देखिए, कोई भी टॉपिक की जो पढ़ाई होती है अलग अलग लेवल में अलग अलग तरीके से की जाती है। हम लोग जब बच्चे थे तो भारत का संविधान पढ़ते थे, उसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना होती थी, हम लोग समझते थे कि यही भारत का संविधान है। उसी तरह से आगे जब बच्चे जाते हैं, कुछ लेवल में पढ़ते हैं और उसी में बच्चे पीएचडी करते हैं, तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक्स करेंगे वो उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से स्कूल में पढ़ाई होती है, क्योंकि वहाँ का रिक्वायरमेंट यहाँ जो हम करेंगे वो स्कूल में काम करेगा, लेकिन जो स्कूल वाले तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे करेंगे तो हमारे जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमारा यहाँ टॉपिक को कवर करने का आइडिया थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ हम लोगों का पूरा फोकस होगा एग्जाम पर कि ये सभी टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे होंगे और उसको हम कम से कम समय में कैसे सोल्व करें। इसलिए नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। लेकिन जब हम लोग नंबर सिस्टम को करेंगे तो हमारी कोशिश होगी आप लोगों के साथ कुछ ऐसे डिस्कशन करेंगे जिससे पहला चीज़ है कि आप लोगों का थोड़ा स्पीड फास्ट किया जाए। जब हम लोग बनाते हैं तो जिस तरीके से पहले बनाते हैं, अब उससे थोड़ा हमें स्मार्ट तरीके से बनाना चाहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। और उसमें उसमें कैलकुलेशन का जो स्पीड होता है उसका बहुत रोल होता है। तो हमें उम्मीद है कि अभी आप लोग सभी कर रहे हैं तो उसमें कुछ दिनों में कंफर्टेबल हो जाएंगे। हम लोग आफ्टर नेक्स्ट वीक हम लोग नंबर सिस्टम को करेंगे और नंबर सिस्टम में हम लोग एक से अधिक क्लास करेंगे ताकि उसके जो भी प्रॉब्लम्स आएँ वो हम लोग अटेम्प्ट कर सकें। और अभी आप लोग 1-to-1 देखिए, जो कम्युनिकेशन नहीं होने से थोड़ा सा दोनों पार्ट में स्टूडेंट्स को और जो टीचर होते हैं दोनों के पार्ट में थोड़ा अनकंफर्ट रहता है। अगर सामने आप बैठ के बातें करते हैं, एक दूसरे से देखते हैं तो अलग होता है, बट फिर भी हम लोग उस कमी को पूरा करेंगे कम्युनिकेशन से। वो कम्युनिकेशन आप लोग चैट में लिख सकते हैं जो भी आपको दिक्कत हो रही है। दूसरी बात है, हम लोगों का एक जेड लैब का हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है और हमने रिक्वेस्ट किया है आपके जो स्टडी सेंटर आपका है उसको कि उसमें आप सभी को ऐड कर दें और उसमें आप लोगों का जो स्पेसिफिक होगा और उसमें कुछ मटेरियल इधर से रिक्वायरमेंट होगा, हम उसको आप लोगों को देंगे, पीडीएफ फाइल वगैरह का। और आप लोगों का जो प्रॉब्लम जिस तरह का भी हो आप उसको उस ग्रुप में डालेंगे। उससे क्या होगा कि हम इमीडिएटली देख पाएंगे। अदरवाइज इनडायरेक्ट होने से थोड़ा टाइम कभी कभी गैप हो जाता है, टाइम लैग हो जाता है। मान लीजिए आज आपने पूछा तो आज आपको नहीं, कल बात नहीं होके 2 दिन के बाद बात होगी। जैसे हमें बताया गया था कि कोई
एक स्टूडेंट का है जिन्होंने क्वेश्चन आंसर उसका शेयर किया है और रिक्वेस्ट किया है कि उस क्वेश्चन को हम लोग करें, तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आज नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं देख नहीं पाया वो क्वेश्चन क्या है। तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लॉक का। जो क्लॉक होता है हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें 3 हैंड्स होते हैं। हैंड्स का मतलब हम हैंड्स अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए, इससे हमें जो हिंदी के बच्चे हैं उनको अभी हम लोग इंग्लिश भी पढ़ेंगे, उसमें हमारा जोर होगा कि इंग्लिश को कैसे, देखिए एग्जाम में भी आपका आता है, एक तो ग्रामर जानना है और फंक्शनल इंग्लिश को समझना है। तो ये सब जैसे है, अभी अगर आप हिंदी मीडियम से भी तैयारी करते हैं, लेकिन आप समझ लें कि सुई को हैंड्स बोलते हैं, तो सुई को हैंड्स बोलते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो कभी कम्युनिकेशन करना होगा तो इसमें हम लोग अधिक कंफर्टेबल होंगे। तो इसमें देखिए 3 हैंड्स होते हैं, हम लोग जानते हैं। हैंड्स को हिंदी में हम लोग सुई बोलते हैं। तो जो पहला सुई होता है सबसे छोटा, घंटे का, आर का, इसको आवर बोलते हैं। एच जो होता है वो साइलेंट रहता है, वो प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता है। मिनट और तीसरा सेकंड का। और जो यहाँ पे एंगल बनता है सेंटर पे, टोटल एंगल, वह 360 डिग्री का होता है। कोई भी सर्किल का सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। और इसका शेप अगर सर्कुलर नहीं होकर स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई और शेप हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पॉइंट होता है जिसपे कि हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब जो हैंड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए घंटे का सुई है। घंटे का सुई 1 घंटे में एक नंबर से दूसरे नंबर आता है और 12 घंटे में एक बार पूरा घूम जाता है। तो अगर 12 घंटे में एक बार पूरा घूमता है और यहां पर अगर एक घूमता है तो वो 360 डिग्री बनाता है, अगर पूरा घूम जाता है तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा? 30 डिग्री। 360 में अगर आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो 1 घंटे में ये 30 डिग्री घूमेगा। जो 2 नंबर होते हैं, इसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखा होता है, जो 2 नंबर होते हैं उनके बीच का एंगल होता है 30 डिग्री। और 1 घंटे में हम जानते हैं कि अगर 12 से सुई स्टार्ट करती है घंटे वाली तो 1 पे आती है। तो इस तरह से यह हमारा हो गया आर का सुई। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री सेंटर पे एंगल बनाएगा। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? हम लोग जानते हैं 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट होता है।
तो जब 60 मिनट में वो 30 डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 30 बाई 60 1/2 डिग्री बनाएगा। तो यह हो गया 1/2 डिग्री। उसी तरह अगर मिनट का सुई देखिए, तो मिनट का सुई 1 घंटा में पूरा घूम जाता है। यहां से अगर 12 पे है, 12 बजे, तो 1 बजे तक वो फिर 12 पे आ जाएगा। तो 1 घंटे में पूरा घूम जाता है। तो 1 घंटे में इसका मतलब है वो 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? इसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 डिग्री हो गया। और जो सेकेंड का सुई है वो 1 मिनट में पूरा घूम जाता है, तो 1 मिनट में 360 डिग्री बना लेता है। तो देखिए, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो घंटा और मिनट के सुई के बीच का एंगल निकालने पे क्वेश्चन आएंगे, सेकेंड उसमें नहीं आएगा। ऐसे समझने के लिए हम लोग समझ लिए कि जो सेकेंड की सुई है 1 मिनट में 360 डिग्री बनाता है। ये दोनों चीज़ हम लोगों को बार बार ज़रूरत लगेगा। तो जो घंटे की सुई है 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में ½ डिग्री बनाता है। ये बहुत ज़रूरत होगा, यूज होगा बार बार। और मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमारा जो प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग, वो ये होता है कि कोई भी टाइम अगर आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए कह दिया 10:20, या अभी हम लोग 6:30 से क्लास शुरू किए हैं, 6:30 में आर और जो मिनट का सुई है या हैंड है उसके बीच कितना डिग्री एंगल होगा। इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। यह देखिए, हमेशा जब एंगल निकालना है बिटवीन हैंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 12 बजता है उसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब 12 बजता है तो घंटे की भी सुई यहां होती है और मिनट की भी सुई यहां होती है। और मान लीजिए कि कोई टाइम आपको दिया हुआ है, H/m मिनट हो रहा है। H मतलब आवर और M मतलब मिनट। कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी टाइम आपको दिया है 9:30, तो H यहाँ 9 है और M 30 है। तो यह हो गया। तो इसको निकालने के लिए अब कैसे निकाला जाए, ये दोनों के बीच की कितना एंगल होगा। तो देखिए, यह हमने यहां लिखा है θH। थीटा नॉर्मली एंगल को लिखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो H मतलब आवर का जो हैंड है या सुई है वो जितना बनाएगा इतना H/m मिनट होने में, 12 बजे के बाद मान लीजिए 4:20 होने तक जो घंटे का सुई बनाएगा एंगल यहां से। तो घंटे का एंगल कहां से सुई बनाएगा? यहां से, जहां 12 बजे का था, जहां हमने डॉटेड लाइन दिखाया है वहां से यहां तक। तो ये हमने θH लिख दिया। अभी समझ लेते हैं कि θH क्या है और θm क्या है। और θm है कि इससे 12 बजे का जो लाइन है, इससे ये मिनट की सुई जहां भी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो θm है। तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो उस दोनों के बीच का एंगल अगर हम x कहें तो कितना होगा? अगर हम पहले का एंगल में दूसरे का एंगल घटा दें, ये उसी तरह का है कि मान लीजिए दो लोग एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, एक अधिक फास्ट चल रहा है, एक स्लो चल रहा है, तो दोनों के बीच गैप बनता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा दोनों के बीच गैप बनेगा। तो मान लीजिए कुछ देर के बाद पहला आदमी जो है वो चल गया 500 मीटर और दूसरा चला 300 मीटर। तो दोनों के बीच कितना दूरी है? दोनों का माइनस करेंगे
तो यहां भी देखिए, अब जो थीटा एच है वो जैसे 12 से कोई भी मान लीजिए 4 बजने तक, तो 12 से चल के 4 पर आएगा, तो 1 घंटा में आप जानते हैं कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एच आवर में कितना बनाएगा, 30 इंटू एच। अगर मान लीजिए 4 बज रहा है तो 30 इंटू 4, इस तरह से एच इस समय बनाएगा जब वो 4 पे हो। लेकिन जब मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 4:20 या h/m मिनट, तो वो जो 4 है नंबर उससे थोड़ा आगे चला जाएगा। तो जब आगे चला जाएगा तो उतना, इसका मतलब है कि m मिनट और चलेगा, तो उस समय भी एंगल बनाएगा। तो 1 मिनट में जो आवर का सुई है वो 1/2 डिग्री बनाता है, तो m मिनट में कितना बनाएगा, m/2 बनाएगा। ठीक है। अब उसी तरह से थीटा m देखिए, थीटा m मतलब m मिनट में यहां से आगे आने में, तो 1 मिनट में आप जानते हैं कि 6 डिग्री का एंगल बनाता है, तो m मिनट में कितना बनाएगा, 6m बनाएगा। अब हमको दोनों के बीच का निकालने के लिए ये दोनों में माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए देखिए यहां फ्रैक्शन है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आपका आसान हो जाएगा कि इसको भी /2 कर देते हैं। इसका 2 तो हटा नहीं सकते, नहीं तो डेसिमल करना पड़ेगा, तो इसका भी 2 कर देते हैं। तो कितना हो गया, यह 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, तो यह हो गया 12/2m। अब जब ये दोनों को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये 30h, यहां तो h है नहीं, तो 30h रह जाएगा। यहां पे देखिए 30h, और यहां पे m/2 है प्लस, और हम माइनस कर रहे हैं 12m/2, तो ये हो जाएगा -11/2m। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया कि h/m मिनट पे घंटा और मिनट का बीच का सुई का जो एंगल होगा वह होगा 30h - 11/2m। 11/2 को 5.5 भी आप लिख सकते हैं, 5.5m। अब जैसे h और m क्या है, फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10:30 है, तो h हमारा 10 है और m 30 है, तो इसमें 10 रखेंगे और m की जगह 30 रखेंगे। अब देखिए होता क्या है, जैसे हमने यहां दिखाया है कि जो घंटे का सुई है वो मिनट के सुई से आगे हमने दिखाया है, तो हमारा यह जो है, जो थीटा एच निकाल रहे हैं वो ज़्यादा होगा। यहाँ से एंगल अगर इसको देखेंगे ऐसे, तो यह एंगल बड़ा होगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि घंटे का सुई पीछे रहे और मिनट का सुई पता चला यहाँ आ गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यह कम हो जाएगा और यह बढ़ जाएगा। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो इस तरह का सिचुएशन आएगा कि जैसे मान लीजिए 5 में आप 10 माइनस कर रहे हैं तो -5 होता है, तो ये माइनस आ जाएगा। तो हम लोगों को इस एब्सोल्यूट साइन बोलते हैं इसको। ये जो लाइन दोनों पहले हमने खींचा है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो है, इसको जब हम सोल्व करेंगे फाइनली, तो इसमें प्लस आए या माइनस आए, हमको प्लस लेना है। जैसे मान लीजिए यहां पे आ गया, जैसे m मान लीजिए 2 ले लीजिए और h 1 ले लीजिए, तो 30 - 11 हो गया। ये 30 - 11 करेंगे तो 19 आएगा, तो 19 हो गया। अब मान लीजिए कि m को ले लीजिए आप 40 और h को ले लीजिए 1, तो यह आप देखेंगे कि यह बड़ा हो गया है। तो जब यह बड़ा हो गया तो ये जब निकालेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो हम लोगों को माइनस साइन हटा देना है। माइनस साइन सिंपली हटा देना है। जैसे -20 आया तो भी हम 20 लेंगे, +20 आया तो भी हम 20 लेंगे। अब देखिए ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, अब हम लोगों को समझना है। जो x का वैल्यू होगा
x हमारे कहने का मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 180 से अधिक भी हो सकता है, हम लोग देखेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि आपका आंसर जब भी एंगल पूछा जाएगा दो हैंड्स के बीच, तो आपका आंसर हमेशा 0 और 180 के बीच होगा, 180 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि दो लाइन के बीच जो एंगल बनता है वो देखिए हमेशा 2 एंगल बनता है। जैसे अभी यहां एक एंगल छोटा बन रहा है, तो एक एंगल इधर से आप देखेंगे तो इधर से एक बड़ा एंगल बन रहा है। तो एक एंगल हमेशा 180 से कम होगा या बराबर होगा, तो दूसरा एंगल 180 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो एक सिचुएशन तो ऐसा होगा कि जिस समय दोनों तरफ का एंगल 180 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यह लाइन ऐसे था, यह ऐसे सीधे आ जाता, जैसे 12:30 नहीं, लेकिन मान लीजिए ऐसा होता है कि ये दोनों लाइन बिल्कुल एक सिध में हो जाएं, तो क्या होगा, इधर से भी 12:30 होगा, इधर से भी 180 डिग्री बनेगा, इधर से भी 180 डिग्री बनेगा। अदरवाइज हमेशा एक एंगल 180 डिग्री से अधिक होगा और एक एंगल 180 डिग्री से कम होगा। तो ये मैथमेटिक्स की पढ़ाई में एक कन्वेंशन है, हम लोग जो 180 से कम होता है उसी एंगल को लेते हैं, जो 180 डिग्री से अधिक एंगल होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल को ये सब चीज़ों के लिए, या जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स, उसमें रिफ्लेक्स एंगल को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बहुत हायर लेवल में उसके अलग मीनिंग होते हैं, अलग होता है, लेकिन हम लोगों के लेवल में उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो हमेशा हमें समझना है कि यहाँ कैलकुलेट करने से कुछ भी आ रहा है, हमारा जो आंसर होगा वह 0 और 180 के बीच में होगा। तो अब क्वेश्चन है कि मान लीजिए हम ये फार्मूला लिख लिए और हमने इसका कैलकुलेट किया और 180 से अधिक आ गया, मान लीजिए 200 आ गया, जो आएगा, आ सकता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी। तो आपका जो आंसर होगा वो उसको 360 में माइनस करके निकालना पड़ेगा। तो यहां पे एक देखिए गलती लिखा गया है, इफ x ऑब्टेंड इज ग्रेटर देन 180, अगर जो आप सोल्व करेंगे वह 180 डिग्री से अधिक होगा, तो आपका आंसर जो होगा वो 360 डिग्री माइनस 180 नहीं होगा, माइनस x होगा। इसमें लिखने में गलती हुई है। जैसे मान लीजिए आपने सोल्व किया और आपका x का वैल्यू 200 डिग्री आ गया, 200 आ गया यहां से, तो आपका जो आंसर होगा 360 माइनस 200 इज इक्वल टू 160 होगा। ठीक है, अभी देखिए एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं बहुत समय वो क्या करते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें कैलकुलेशन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो बच्चे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझेंगे वो तो उसको इमीडिएटली सोल्व कर देंगे, और जो बच्चे उसको ठीक से नहीं समझेंगे उसको सोल्व करने में उनको टाइम लग जाएगा। तो देखिए अगर ऐसा टाइम आपको दे दे, जो बहुत समय आप देखिएगा एग्जाम में भी आपका आएगा कि h/m इज इक्वल टू 1:5। जैसे मान लीजिए कि आपको टाइम दे दिया 10:50, तो 10 और 50 का रेशियो क्या है, 1:5 है। उस केस में आपको कुछ सोल्व नहीं करना है, एंगल जो होगा वो m/2 होगा। जैसे हमने कहा 10:50, तो m यहाँ 50 है, तो आपका जो एंगल होगा 25 डिग्री हो जाएगा, 50 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। और वही कभी कभी ऐसा दे सकता है कि h/m इज इक्वल टू 1:4। जैसे मान लीजिए 10:40 दे दिया, तो जो एंगल होगा वो 2 × m होगा। m यहाँ पे 40 हमने बताया, तो एंगल 80 डिग्री हो जाएगा, 2 × 40 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों को याद रखना चाहिए, और ये तो याद रखिएगा ही। तो इसको और याद करना, इसमें कोई
मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जाम में यह आपको बहुत टाइम सेव करेगा। और ये आ कैसे रहा है? ये आ रहा है यहां पर एज के जगह पे 5m रख दीजिए तो आपको ए आ जाएगा, और उसी तरह एज के जगह पर 4m रख दीजिए तो यह आ जाएगा। लेकिन आपको सोल्व करने की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ेगी, और इस बात की बहुत संभावना होती है कि ऐसा प्रॉब्लम आ जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, एंगल बिटवीन हैंड्स एट 9:45। अब यहां हमने जो ये लाइन होता है उसको हमने नहीं लिखा है। आपको भी एग्जाम वगैरह में उतना लिखने का, फॉर्मल तरीके से करने का जरूरत नहीं है। आपको ऐसा तरीका समझना है कि फटाफट बनाकर आंसर पे पहुंच जाना है। तो यहाँ पे देखिए एच 9 है और एम क्या है, 45 है, तो इसका रेशियो 1:5 हुआ। सॉरी। तो ऐसे केसेस में अभी हमने डिस्कस किया कि कितना होगा एंगल m/2। m 45 है तो 45/2 22.5। अदरवाइज आपको ये सोल्व करना पड़ेगा कि h के जगह 9 रखिए और m के जगह 45 रखिए। तो आपका फॉर्मूला होता है 30h - 11/2 m। 11/2 5.5 हो जाएगा। जब इसको आप करेंगे ये मल्टीप्लीकेशन 270 या 247.5, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 22.5। और उस चीज़ को याद रखते हैं, समझते हैं, तो तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। अब उसी तरह एंगल बिटवीन हैंड्स एट 10:40। तो जैसे हमने अभी बात किया, यहाँ 1:4 है, तो इस केस में एंगल बिटवीन हैंड्स होगा 2m। 2m का मतलब हो गया 40 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80 डिग्री। अदरवाइज आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो आपका 300 - 220 80 डिग्री आ जाएगा। अब आइए थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन हैंड्स एट 12:10। 12:10 बज रहा है। तो देखिए 12:10 बज रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, फॉर्मूला को यूज करिएगा। तो 30h, h के जगह 12 आएगा, एंड 11/2 m, m के जगह 10 आएगा। जब इसको सोल्व आप करेंगे तो देखिए ये कितना आ गया, 360 - 55, ये हो गया 305। तो जब पहले हमने डिस्कस किया यह 180 से अधिक है, तो हमारा आंसर जो होगा 360 - 305, ये 55 डिग्री होगा। हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको ठीक से समझ लेना है कि कुछ भी नहीं करना है, लेकिन इसका वैल्यू 180 डिग्री से अधिक आ गया, तो इसका मतलब हम लोग जो ये एंगल निकाल रहे हैं वह रिफ्लेक्स एंगल है। तो छोटा वाला एंगल जो दोनों लाइन के बीच है वह है 55 डिग्री। तो इसलिए ये हम लोगों का जो एंगल हुआ वह हुआ 55 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। और अभी हम लोग दूसरा देखते हैं। एंगल बिटवीन हैंड्स एट 750। अब यहां पर देखिए 750 है, तो हम h के जगह 7 रखेंगे और m के जगह 50 रखेंगे। जहां भी इस तरह का है 50, 40, 20, तो इसमें क्या होगा, यह इसको अगर 5.5 कर दीजिएगा
तो ये 10 से मल्टीप्लाई होके ये सीधा 55 हो जाएगा और यह 5 रह जाएगा। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन में आपको उलझना नहीं पड़ेगा। तो जहाँ भी इस तरह का हो इसको आसानी से 5.5 करके, अदरवाइज इसको करिएगा 2, इधर करिएगा 25, फिर 25 में 11 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो उसमें जो बच्चे बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे इसको 5.5 हमने कर दिया, 5.5 में 10 से मल्टीप्लाई, इस 0 से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 55 हो गया, और 55 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 275 हो गया। अब जब हम इसको देखिए माइनस करेंगे 210 में 275 से, तो हमारा आ गया -65 डिग्री। अब ये जब -65 डिग्री आ गया तो हमारा जो आंसर होगा वो -65 नहीं होगा, हमारा आंसर 65 होगा। और इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम लोग देखे थे कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देते हैं, तो यह हो गया। अभी देखिए, अगर आप गौर करिए, देखिए हमेशा जो आपका समझने का तरीका होना चाहिए या पढ़ने का तरीका होना चाहिए, उसमें आप गौर करिए कि आखिर कब, अभी हम लोगों ने देखा 3 तरह का, कि एक तो 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, जो अभी हमने आपको एक दिखाया टाइम कि किस समय 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा। दूसरा ये माइनस कब आ जाएगा, और तीसरा नॉर्मल रहेगा। तो देखिए अब ये माइनस क्यों हो रहा है, हम लोग ने बात किया था, जो हमने शुरू में जब फार्मूला बना रहे थे, निकाल रहे थे, तो हमने दिखाया था कि जो घंटे की सुई है 12 बजे से अगर आप देखिए तो घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है। यहाँ क्या हुआ, 7:50 पे। आप जानते हैं कि अगर 12 से चला तो घंटे की सुई जो है 7:50 पे 7 और 8 के बीच में होगा, लेकिन जो मिनट की सुई है वो 10 पे है, तो मिनट की सुई उससे आगे निकल गई है, इसलिए आपका जो मिनट वाला ये चीज़ है वो अधिक हो गया और इसलिए यह माइनस आ गया। तो हमें कोई बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, फार्मूला सब में काम करेगा। जहाँ माइनस आ गया तो माइनस साइन को हटा के 65 लिख देना है, और जहाँ 180 डिग्री से अधिक आ गया तो 360 डिग्री में उसको घटा देना है। इस तरह से जो एंगल निकालने का प्रॉब्लम होता है, ये आपको इसमें इतने ही कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। प्रैक्टिस करने से आप कम समय में बना लेते हैं। देखिए आज का जो एग्ज़ाम है वह प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं है, बहुत अधिक भीड़ है। तो इसमें स्मार्ट होना है और सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। बहुत सारे बच्चे आप जानते हैं कि प्रॉब्लम को करते हैं, वो बहुत पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी एग्ज़ाम में कर नहीं पाते। उसका मेन कारण यह होता है कि वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ के, और ऐसे जो कोई भी बुक ले लिए या प्रॉब्लम गाइड ले लिए और उसके प्रॉब्लम को करते रहते हैं। तो एग्ज़ाम में इस तरह का प्रॉब्लम दे देगा जहाँ कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो उनको दिक्कत हो जाती है। दूसरे तरह के बच्चे होते हैं कि वो फार्मूला याद कर लिए और सोचे हम एग्ज़ाम में बना देंगे, वो भी नहीं होगा। तो फार्मूला उतने याद रखना है जो कि ज़रूरी है, अदरवाइज एग्ज़ाम में आपके दिमाग में क्लटरिंग हो जाएगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तब तक आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, आप कितना याद रखेंगे। और मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं जहां बच्चों को याद करने के लिए जोर न लगाना पड़े। याद तो देखिए सब करना पड़ता है, ABC भी हम लोग कभी याद किए थे, लेकिन जब अभी हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ फार्मूले आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े मिलेंगे, आप समझिए कि उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ हैं जो फंडामेंटल है, वो तो याद रखना ही है, जैसे अभी हम लोग ये देखिए। और ये सब भी फार्मूला आप ऐसे ही समझ जाते हैं कि इसको हम डिराइव कैसे कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि जितने भी अभी इसमें हमने टाइप्स दिया है, बहुत कम क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना,
अभी जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, क्योंकि कम समय में कम क्वेश्चन के साथ हमें आपको ऐसी बातें कन्वे करनी है कि आपको वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है, या आपका जो जेड लैब में एक वीडियो है उसको मिला के अगर आप देखेंगे, जैसे अभी हमने इसमें 4 दिया, वहाँ भी 4-5 प्रॉब्लम बनाए हुए होंगे। तो इतने प्रॉब्लम बना लेंगे अगर आप कंफर्टेबली, तो आप समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ गई है। फिर आप कोई भी बुक से या पीछे के क्वेश्चन पेपर से आप प्रैक्टिस कर लें, आप 100% केसेस में प्रॉब्लम को बना लेंगे और कम समय में बनाएंगे। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस तरह का अप्रोच रखने से। और जैसा मैंने बताया कि नंबर सिस्टम में जब हम पढ़ेंगे तो उस समय हमारा फोकस होगा कि हम कुछ बातें करेंगे कि हम लोग स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हैं। और सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि कुछ टेबल तो याद रखना ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो बच्चे लिटरेचर पढ़ते हैं या आर्ट वगैरह पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, हम लोग भी बहुत सारे टेबल्स भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ रखना चाहिए याद, उससे हमारा दिमाग भी तेज होता है। अब देखिए, ये जो एंगल्स है उसके बेसिस पे कुछ फिनोमेना होते हैं। फिनोमेना बोलते हैं इवेंट, घटना, कुछ स्पेशल सिचुएशन जनरेट होता है, क्रिएट होता है। तो जब दो सुई चलते हैं तो ये 3 फेनोमेना स्पेसिफिक होता है जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला होता है ओवरलैप करना। ओवरलैप का मतलब क्या हुआ? ओवरलैप का मतलब हुआ कि जो दोनों सुई है उसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए 12 बजता है तो उस समय जो घंटे की सुई है वो भी 12 पे होता है और मिनट का सुई है वो भी 12 पे होता है, तो वो ओवरलैप हो गया। या मान लीजिए जैसे 3:15 होता है तो घंटे की सुई 3 के आसपास 3 पे होता है और मिनट का सुई भी 3 पे होता है। उसी तरह और भी होते हैं, बहुत समय ओवरलैप बहुत होता है, बहुत बार होता है। हम लोग देखेंगे कि कितने बार ओवरलैप होगा और कैसे ओवरलैप होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग सब बहुत आसान तरीके से इसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लें कि जब ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं, कोई कहता है कि ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो गया। जैसे अभी यहाँ पे जो हम फार्मूला से निकाल रहे हैं, ये x = 30h - 11/2m, तो यह क्या है? यह है कि एंगल कितना है। और ओवरलैप का मतलब क्या हो गया कि यह एंगल 0 हो गया। तो प्रॉब्लम कैसे आते हैं? कहेगा कि मान लीजिए 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में या 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट के सुई ओवरलैप करेंगे। तो 2 पर आप जानते हैं कि 2 बजे क्या होगा, घंटे का सुई 2 पर होगा और मिनट का सुई 12 पे होगा। जब टाइम आगे बढ़ेगा तो मिनट का सुई फास्ट चलता है, तो जो है 3 पे नहीं पहुंचेगा घंटे की सुई, तब तक मिनट की सुई उसको पार कर जाएगी। तो क्योंकि 3 बजे उस मिनट की सुई को 12 बजे से चल के फिर 12 बजे पहुंचना है, 2 बजे 12 से चला और मिनट की सुई 3 बजे फिर 12 पे पहुंच जाएगा। तो जब पहुंचेगा तो उस समय वो मिनट के सुई को क्रॉस करके जाएगा। तो जिस समय क्रॉस करेगा, एक दूसरे से एक ही लाइन में होंगे, उसको बोलते हैं कि ओवरलैप हुआ। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक घंटे में ओवरलैप होगा। तो उस समय जो यह x का वैल्यू होगा वो 0 डिग्री होगा। ये जो h है वो आपको दिया रहेगा कि 7 और 8 बजे के बीच में, तो मतलब क्या होगा 7 और 8 बजे के बीच में, तो 7 दे दिया, h दे दिया, और कितने बजे, तो 7 और 8 बजे के बीच में बोल रहा है, तो आंसर कितना होगा
मिनट होगा 7 बजकर कुछ मिनट और वो 60 से कम वैल्यू होगा तो एम नहीं रहेगा दिया हुआ। तो अभी जो ये फेनोमेना के प्रॉब्लम होंगे इसमें हम लोगों का थोड़ा सा इसी से हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा। लेकिन यह है कि आपको एक्स दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एच दिया रहेगा हमेशा, क्योंकि पूछेगा 8 से 9 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में, इस तरह से। और एम आपको निकालना रहेगा। एम जब आप निकालिएगा तो बता दीजिएगा कि मान लीजिए 7:40 पे या 7:25 पे, इस तरह से जितना भी आंसर आए। तो इसको कहते हैं ओवरलैप। अपोजिट बोलते हैं जब ये एक लाइन में हो जाए। हम लोग जानते हैं कि जैसे 180 डिग्री कैसे बनता है, कोई भी जो सीधी लाइन होती है वो दोनों तरफ से 180 डिग्री बनाती है एंगल, हम लोगों ने देखा था। तो अगेन यहाँ पे x 180 हो जाएगा और जो h है वो आपको दिया रहेगा और m का वैल्यू आपको निकालना रहेगा। और यह भी आप देखेंगे कि प्रत्येक घंटे में एक बार होगा, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि आपसे 3 और 4 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो 3 और 4 बजे के बीच में घंटे की सुई 3 से चलना शुरू करेगी और 4 तक आएगी, और मिनट का सुई 12 से लेके और फिर 12 तक पहुंचेगा। तो जिस समय एक समय ऐसा होगा कि वह स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, बिल्कुल जैसे यह देख रहे हैं बॉर्डर, यह स्ट्रेट लाइन है, यह जो एंगल है इधर कोई मेजर करेगा तो 180 डिग्री आएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं चांद बोलते हैं ना, जिससे एंगल मेजर करते हैं, या तो उसका क्या होता है, आप देखते हैं कि एक जो सीधा वाला होता है इसी पे ऐसे मार्क किया रहता है, ऐसे लाइन स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री होगा और ऐसा 180 होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट। और तीसरा फिनोमेना होता है वो होता है राइट एंगल का। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनेगा। जैसे यहाँ है, ये देखिए कॉर्नर पे जो एंगल बना हुआ है इसके बीच, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये जो कॉर्नर पे एंगल बना हुआ है वह 90 डिग्री है। इसी तरह यह कॉर्नर भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बना हुआ है, यहाँ भी 90 डिग्री बना हुआ है। तो जब हम लोग क्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, घड़ी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो कब बनेगा, जैसे आपका मान लीजिए जो घंटे की सुई है वो 3 पर है और जो मिनट की सुई है वो 12 पे है, मतलब 3 o'clock हो रहा है, 3 बज रहा है टाइम। तो उस समय दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि 3 अगर यहाँ होता है तो 12 इधर होता है, ऐसे बनेगा। तो इसको बोलते हैं राइट एंगल फेनोमेना। और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो ए और ए क्वेश्चन में बहुत अधिक का डिफरेंस नहीं है, केवल थोड़ा सा समझना है, और जो उसमें छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए वही फॉर्मूला है, 30h ± 11/2m। अब वहाँ हम लोग जो एब्सोल्यूट साइन करते थे उसको हटा के यहाँ हमने प्लस माइनस कर दिया। चीज़ वही है कि यह माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। कौन बड़ा, अगर मान लीजिए वो एब्सोल्यूट नहीं करके तो उसको हम लोग इस तरह से करके कर सकते हैं। तो उसमें अभी हम इसमें नहीं पढ़ते हैं कि कैसे क्यों, वो रेलिवेंट नहीं है। तो देखिए x = 30h ± 11/2m आपका
ये एक्स है एंगल बिटवीन टू हैंड्स, तो 30h प्लस माइनस 11/2m। अब ये जो फेनोमेना होता है, ये जो घटना बोलिए या, तो हमने बताया कि उस समय आपको दिया हुआ क्या क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा h। क्यों? क्योंकि दिया रहेगा कि 12 बजे और 1 बजे के बीच में, 2 और 3 बजे के बीच में, इस तरह से दिया रहेगा। तो हम लोग h हमारा पता है, यह एंगल पता है, क्योंकि ओवरलैपिंग के केस में 0 होगा, अपोजिट केस में 180 होगा और राइट एंगल के केस में 90 डिग्री होगा। तो हमें निकालना क्या है? m निकालना है। तो इसी इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं। इसको m को इधर करके x को इधर करिए, तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा 30h प्लस माइनस x। और हमें m का वैल्यू निकालना है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2/11 30h प्लस माइनस x। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, एक तरीका तो है कि आप समझिए कि इसी से आप अगर फॉर्मूला नहीं भी याद करते हैं, मान लीजिए, तो इसी में भी आप x का वैल्यू और h का वैल्यू करके m का वैल्यू निकाल ले सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि अब अगर कोई बुक देखेंगे या कोई कहीं पे देखेंगे, आपको हम इतना फार्मूला बता दें कि ओवरलैप करेगा तो 60/11h, अपोजिट होगा तो 60/11h प्लस माइनस 6 होगा, 60/11h प्लस माइनस 3 होगा, तो बहुत क्लटरिंग सा हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए ये जानबूझ के हमने आपको लिख दिया है, लेकिन याद नहीं करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि केवल इसको याद रखिए, इसको। अब इसी में देखिए, ओवरलैप के लिए 0 होता है, x का वैल्यू 0 होता है। 0 यहाँ पे रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 60h/11, ये आपका हो गया। जब अपोजिट होता है तो ये 180 होता है, तो यहाँ 180 लिखिए। तो 180 में और 30 में, दोनों में 30 कॉमन है, तो उस 30 को इधर बाहर कर दीजिए, तो 30 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो ये हो गया 60/11। यहाँ पे h रह गया क्योंकि 30 बाहर कर दिए, यहाँ 180 था, इसमें से आपने 30 बाहर कर दिया तो 6 बच गया, क्योंकि 180 इज इक्वल टू होता है 6 × 30। तो आपका ये फार्मूला हो गया। और जो राइट एंगल है वह 90 डिग्री। अब इसमें आप अगेन 90 डिग्री का वैल्यू रखिए। जब 90 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो दोनों में कॉमन 30 होगा, तो फिर 30 को बाहर करिए, तो ये 60/11 हो गया, h प्लस माइनस 3 हो गया। तो बेसिकली आपको ये, अगर आप जैसे ही समझ जाते हैं कि इससे है, तो एग्जाम में भी बनाते समय आप इमीडिएटली इसको 30 को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे आपका 60/11 आ जाएगा। और ये आपको फार्मूला आसानी से आप लिख सकते हैं। ऐसे आप याद भी आसानी से रख सकते हैं, अगर इसको समझते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए 60/11 सब इसमें हो गया पूरा, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे h हो गया, h तो सब में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है। आपको अगर ऐसे ही याद रखना है तो मैं आपको बताऊं कि 3 o'clock पे 90 डिग्री का फेनोमेना होता है, ऐसे बनता है, 3 बजे 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे 3 है, वो लॉजिक नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए कि आप कोई चीज़, जब याद रखने का तरीका होता है कि कोई चीज़ जो आप देखते हैं उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर 3 रहेगा, और यहाँ पे
6:30 के आसपास ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। जब यहाँ पे ऐसे बनता है 6:30 के आसपास, सॉरी 12:30 के आसपास, ठीक है। तो ये जैसे भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, याद बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। अब इस चीज़ को फिर से समझना जरूरी है, अच्छा से समझना जरूरी है। पहले तो देखिए कि 1 घंटे में ओवरलैप एक बार होता है, घंटे और मिनट की सुई एक बार होता है। तो अगर एच वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ रखिएगा तो आपको एक ही आंसर आएगा। तो वो आपको पता चल जाएगा कि मान लीजिए 5 और 6 बजे के बीच में पूछा है, तो एच की जगह आपने 5 रख दिया, तो जो आ गया तो आप कह देंगे कि 5 बज के इतना मिनट, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मिनट बताएगा आपको, तो ये आप निकाल दिए। अब जो अपोजिट होता है फिनोमेना, ये भी एक बार होता है, 1 घंटा में एक बार होता है, यहाँ हमने लिखा है। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, तो अगर एक बार प्लस रख के निकालेंगे और एक बार माइनस रख के निकालेंगे तो 2 आंसर आ जाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि इस फॉर्मूला को यूज करते समय एक बार या तो हम लोग प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, दोनों 2 बार नहीं करेंगे। तो कब माइनस रखेंगे और कब प्लस रखेंगे, इसको हम लोग अगले दिन देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे जब प्रॉब्लम करेंगे। और यहाँ पे प्लस और माइनस 3 है, तो जब एच का एक वैल्यू रखेंगे तो इसका 2 आंसर आएगा। तो जो राइट एंगल होता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, इसलिए इसको आपको 2 बार सोल्व करना पड़ेगा। एक बार h + 3 रखना पड़ेगा, एक बार h - 3 रखना पड़ेगा। जब हम लोग नेक्स्ट डे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो और एक क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे होगा। लेकिन एक चीज़ देखिए कि 12 आवर में इसको 12 बार होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता है, ये 11 बार होता है। और उसी तरह अपोजिट जो है इसको भी 12 बार होना चाहिए था, 12 टाइम्स, वो 11 टाइम्स होता है। इसको 24 टाइम्स होना चाहिए था 12 में, लेकिन ये 22 टाइम्स होता है। और उसी तरह 24 में इसका डबल हो जाएगा, 11 होता है तो 22, 22, 44। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी वो 2 घंटा में एक बार ही होता है। जैसे मान लीजिए ये ओवरलैप करना है, तो 11 से 1 बजे के बीच में कहाँ ओवरलैप करेगा? 11 से 1 बजे के बीच में, 11 से 12 बजे के बीच में कहाँ ओवरलैप करेगा? 12 बजे पर। तो 1 घंटा में एक बार हो गया, 11 बजे ओवरलैप किया, फिर 11 बजे और फिर 11 बजे नहीं ओवरलैप किया, कभी भी 11 और 12, 10 और 11 बजे के बीच में एक बार किया, फिर 11 से 12 बजे के बीच में भी एक बार किया, क्योंकि 12 बजे ओवरलैप कर गया। और 12 से 1 बजे के बीच में फिर एक बार ओवरलैप किया, वो कितना बजे किया? 12 बजे किया। तो प्रैक्टिकली 11 से 1 बजे के बीच में वो केवल एक बार ही ओवरलैप किया, 2 बार नहीं किया। इसलिए यह 1 नहीं होके 11, 12 नहीं होके 11 होता है। इसी तरह ये भी होते हैं, कितने बजे होते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह हम लोग क्लॉक के प्रॉब्लम्स आज देख लिए हैं। आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग नेक्स्ट डे, मतलब डे आफ्टर टुमारो, कल परसों हम लोग जो ये फिनोमेना देखें उसका करेंगे। उसके बाद एक और क्लास हम लोग करेंगे क्लॉक में, क्योंकि इसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज के प्रॉब्लम भी आते हैं कि मिरर में अगर
मान लीजिए ऐसे आप देख रहे हैं 3:30 बज रहा है, तो मिरर में कितना बजे, उस घड़ी को देखिएगा तो कितना बजता हुआ दिखाई देगा। तो हम लोग उसको करेंगे। और आप लोग मीन टाइम में प्रैक्टिस करें। और एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि आप लोग जो क्वेश्चन का सिलेक्शन करें, बहुत अधिक क्वेश्चन बनाने से पहले कम क्वेश्चंस को जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर ले, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप वैसे प्रॉब्लम्स को पहले बनावें। जब वो बन जाए फिर अपना एक्सपेंड करिए कि हमें कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया, अब हमें स्पीड को बढ़ाना है, तो आप करिए। और आप लोग इसमें मोनोलॉग हो रहा है, मैं केवल बातें कर रहा हूँ, आप लोगों की बात हमें सुनने को नहीं मिल रही है। लेकिन आप लोग जैसा मैंने कहा, एक टेलीग्राम ग्रुप जेड लैब नाम से हमने बनाया है और आपके स्टडी सेंटर को हमने रिक्वेस्ट किया है कि उसमें आप लोगों को ऐड कर देंगे। उसमें आप लोग फ्रीली जो भी आपका समस्या हो, जो भी आप सोचते हैं, हमारा काम देखिए केवल आप लोगों को पढ़ाना नहीं है, हमारा काम आपको पढ़ने के लिए, पढ़ने में मदद करना है। उसमें एक तरह से आप समझिए कि हम आपका मेंटरिंग करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि क्या पढ़ लीजिए और कैसे पढ़ लीजिए। तो आपको कोई हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई हिचक की ज़रूरत नहीं है। ये कभी मत सोचिए कि ये छोटा प्रॉब्लम है। जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है या जो आपको बॉदर करता है वही आपके लिए बड़ा है और उसको दूर करना है। और कोई पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई एग्ज़ाम्स वगैरह के बारे में या कोई और भी चीज़ आपको जानना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग उस पर शेयर करें। हम लोग प्लान करके आपको बताएंगे, नेक्स्ट डे बताएंगे। और फिर अगर अलग क्लास वगैरह की ज़रूरत होगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि अभी तक आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स अगर भेजा है तो अभी मैं देख नहीं पाया हूँ, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और पीछे के क्लास में जब मैं प्रॉब्लम कर रहा था क्यूब का, तो मेरे को याद अभी आया जब आज हम लोग यहाँ पर एक जगह गलती लिखा हुआ था, उस दिन भी एक गलत लिखा हुआ था, और जब हम लोगों ने बनाया था तो उसको सही बनाया था। तो उसमें था कि 3 कलरलेस करने के लिए, तो एटलीस्ट 3 कलरलेस। तो जैसा हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था कि एटलीस्ट 3 लिखा है तो 3 कलरलेस हो सकता है, 4 कलरलेस हो सकता है, 5 कलरलेस हो सकता है और 6 भी कलरलेस हो सकता है। तो आप जो उस पे जेड लैब पे अपलोडेड वीडियो है उसमें भी देखेंगे तो इस चीज़ को स्पेशली बताया हुआ है कि इसका मतलब यह हुआ, जब भी कोई आपसे पूछे कि एटलीस्ट 3 कलरलेस सरफेस होना चाहिए, तो एक्चुअली जितने भी क्यूब बनते हैं, छोटे वाले क्यूब, वो ऑल क्यूब्स आ जाते हैं उसमें। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कोई भी क्यूब ऐसा नहीं होगा जिसमें कि 4 सरफेस कलर्ड हों, छोटे क्यूब्स। तो इस तरह से आप लोग भी देखें, और अगर वो जेड लैब का वीडियो देखते हैं उसमें भी कहीं आपको गलती नोटिस में आता है या कन्फ्यूजन होता है तो आप उसको भी नोटिस में लावें ताकि उसको ठीक किया जा सके, ताकि आपके जो दूसरे कलीग हैं उनको उन गलतियों के कारण असुविधा न हो। ऐसे कोशिश की गई है कि गलतियां कम से कम हों। तो थैंक्स और गुड नाइट।